Hello guys and welcome to lecture number 85 of 12th chemistry। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारा चल रहा था और ये चीज थी 2.5 महीने पहले की बात जब लेक्चर नंबर 84 को हमने खत्म किया था। लेक्चर नंबर 85 बहुत लंबा अच्छा खासा ब्रेक हो गया, जहाँ पे फैमिली फंक्शंस थे या जितने भी ऐसे काम थे ओकेजनल सारे खत्म हो चुके हैं। तो फिर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जैसा कि मैंने वादा किया था सीरीज कंप्लीट होगी तो कंप्लीट होके रहेगी। पहली बात यह है कि पोर्शन जो है आपका वो ओमिट नहीं होगा, ठीक है, वो ओमिट नहीं होगा, ठीक है, पोर्शन आपका ओमिट होने वाला नहीं है। लेकिन दूसरी अच्छी बात यह है कि आपको समय, टाइम, वक्त ये आपके हाथ में, ठीक है, क्या आपके हाथ में है? वक्त कब तक का? में, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 4 months आपके पास है, वेयर यू कैन प्रॉपरली प्रिपेयर वॉट एवर द थिंग्स यू नो वेंट रॉन्ग ड्यू टू द कोरोना क्राइसिस। तो वक्त के रहते हुए एक बैड न्यूज है, गुड न्यूज भी है। अब दोनों बैड न्यूज है, जिनको डर लग रहा है या कुछ है, ठीक है। तो बेसिकली बात ये कहना चाहूंगा कि जितने भी प्रिपरेशन है आपके, है ना, चाहे वो जेई के लिए कर रहे हो, सीईटी के लिए कर रहे हो, एनडब्ल्यूटी के लिए कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सो प्लीज स्टार्ट इट बिकॉज इट्स द हाई टाइम नाउ। ओके, इट्स द हाई टाइम नाउ टू अंडरस्टैंड कि सारी चीजें होंगी, चाहे लेट होंगी, डिले होगा, ठीक है। आपको दिख रहा है कि मई में शेड्यूल्ड है सारे एग्जाम्स, ठीक है। तो जितना लेट होगा कोई बात नहीं है, लेकिन हाई टाइम अभी है कि आप लोग प्रिपरेशन शुरू कर दो। ओके, स्टार्ट वॉचिंग द सीरीज अगेन और स्टार्ट रिवाइजिंग इफ यू हैव इफ यू हैव डन। रेगुलरली पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो बिना किसी डीले के फिर स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सो देखो थिंग्स हमारे बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि मैं ऑफलाइन क्लास ले रहा हूं तो फिर जितना हुआ वो रिवाइज करना पड़ेगा। तो मैं आराम से प्रेफरेबली बोल सकता हूं आप लोगों को कि अगर कुछ याद नहीं है सो यू कैन सी द पास्ट लेक्चर्स, है ना, इसके पहले के वीडियोस देख सकते हो आप लोग, किस तरह से कौन से कॉन्सेप्ट्स थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, कौन से हम लोग लेने वाले। बता दूं, नर्स्ट इक्वेशन हमारा लास्ट में खत्म हुआ था, ठीक है। नर्स्ट इक्वेशन के बारे में हमने पढ़ा था। अब ये क्या है? सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए नर्स्ट इक्वेशन ने एक डेरिवेशन दिया था, जहां पे हमने सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए सारा इक्वेशन डिराइव किया अच्छे से। दूसरी बात, इसमें स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल ये क्या होता है, किस टेम्परेचर पे, इसको स्टैंडर्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन रहता है, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, क्योंकि और कॉन्सेंट्रेशन, तो सारी चीजों से, टेम्परेचर भी 25 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन, इन चीजों से सेल पोटेंशियल इफेक्ट होता है। तो सारे फैक्टर्स भी हमने डिस्कस किए थे कि सेल पोटेंशियल किस किस चीजों से इफेक्ट होता है, कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, नेसेसरी होते हैं ऐसे इक्वेशंस में। सो सेल पोटेंशियल और नॉर्मल जो सेल पोटेंशियल है कि अगर किसी नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर पे कोई काम कर रहा है, उसका प्रेशर कुछ है ना, और वापस उसका कॉन्सेंट्रेशन कुछ है ना। सो एट दीज थिंग्स वी कंपेयर द 2 इक्वेशंस, और फिर उसके बाद इस तरह से हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी मैंने बताया था आपको, सॉल्व नहीं किए थे, मैंने बताया था, आइडियोलॉजी दी थी कि किस तरह से तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो बेसिकली आज हमको सीखना है गिब्स एनर्जी के बारे में, कि गिब्स एनर्जी में किस तरह से चीजें बदलेंगी, गिब्स एनर्जी किस तरह के लिए यूज होता है, कौन सी चीज के लिए यूज होता है, ठीक है। अब पहली बात, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए वर्क का। वर्क क्या है? बेसिकली काम, ओके, विच इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इफ वी सी व्हाट फिजिकली, यानी कि फिजिक्स में हम लोग देखें तो वर्क का भी ये फॉर्मूला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यानी कि यहां पे हमको क्या करना है, एक चीज होती है गैल्वेनिक सेल में, जो मैंने बताई थी। गैल्वेनिक सेल क्या करता है? रेडॉक्स रिएक्शन की मदद से इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट करता है, राइट। ये कंसेप्ट क्लियर है, ये बेसिक है। रेडॉक्स रिएक्शन करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करता है, दैट्स गैल्वेनिक सेल, एंड इट्स ऑपोजिट जो हमने पहला सेल देखा था वो वाला, ठीक है। तो रेडॉक्स रिएक्शन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये है। तो सीधी सी बात है, एनोड और कैथोड, ये 2 इलेक्ट्रोड रहेंगे हमारे पास। एक इलेक्ट्रॉन सक करेगा, फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन क्या करता है? ऑक्सीडेशन में होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
और रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये लॉस और गेन ये चलता रहता है, जब तक ये कारवा चलता रहेगा, जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, तब तक इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी जनरेट होती रहेगी, बिकॉज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज बेसिकली व्हाट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बेसिकली जनरेट्स चार्ज एंड विच इज इलेक्ट्रिसिटी वी कॉल। ओके, सो ये गैल्वेनिक सेल का एक हल्का फुल्का सा जो था कंक्लूजन मैंने दिया कि जो पढ़ा है पहले से। अब वर्क डन में क्या होगा, यहां पे कंसेप्ट ऐसी है इन्होंने, इलेक्ट्रिकल वर्क डन, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वर्क क्या है, इलेक्ट्रिकल वर्क यानी कि क्या, बेसिकली इसके बिहाइंड आइडियोलॉजी ऐसी है, द आइडियोलॉजी बिहाइंड दिस इज दिस वे, द इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज बेसिकली चार्ज पास्ड इनटू द सेल पोटेंशियल। ओके, सो वर्क डन विल बी व्हाट। अब देखो कोई भी मशीन हो पूरी तरह से एफिशिएंटली वर्क करती है क्या, नहीं, है ना, उसकी एक पर्टिकुलर एफिशिएंसी होती है जो कि हम आइडियल एफिशिएंसी से कंपेयर करते हैं, राइट, कि कुछ उसने इनपुट लिया, कुछ प्रोसेस हुआ, कुछ एक्यूमुलेट हुआ या कुछ वेस्ट हो गया, फिर कुछ आउटपुट आया, इस तरह से। तो यहां पे भी उस तरह से, उस नजरिए से आप लोग देख सकते हो कि इलेक्ट्रिकल वर्क डन मतलब क्या, सेल पोटेंशियल पे पूरा डिपेंड करता है कि कितना चार्ज पास हो रहा है और उस सेल का पोटेंशियल कितना है ताकि वो चार्ज को उतना एफिशिएंटली पास कर सके, राइट। सो दैट्स द इलेक्ट्रिकल वर्क डन। अब चार्ज पास्ड आपको पता है, इसके पहले कंसेप्ट सिखाया था फैराडे। फैराडे यानी कि क्या, अब यहां पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम सॉल्यूशन काइनेटिक्स के साथ डील कर रहे हैं कि सॉल्यूशन की वजह से, कि सॉल्यूशन की कितनी कैपेसिटी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास करने की, राइट। तो यहां पे फैराडे में हमने देखा था कि 1 मोल सॉल्यूशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, विच वाज कांस्टेंट 96500, ठीक है, इतना चार्ज होता है 1 मोल सॉल्यूशन में, चाहे वो किसी का भी हो, इतने इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी उसमें होती है, 96500 कूलम का चार्ज वो जनरेट कर सके, विच इज वाज नोन एज 1F, विच इज जस्ट, और यू कैन कॉल इट एज फैराडे F। ओके, सो अब यहां पे चार्ज पास्ट क्या होगा, चार्ज पास्ट विल बी बेसिकली 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1 फैराडे चार्ज पास, सो इट विल डिपेंड ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाइड बाय फैराडे, ठीक है। सो चार्ज पास्ट विल बी NF एंड सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल इसको कैसे डिनोट करते हैं हम, बेसिकली E सेल, राइट। तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन हमारा कैसा हो जाएगा, NF इंटू E, राइट। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। अब इसको कंपेयर किया है गिब्स एनर्जी के साथ। गिब्स एनर्जी थर्मोडायनामिक्स में हमने सीखी थी, जहां पे गिब्स एनर्जी क्या बोलता है, गिब्स एनर्जी इज बेसिकली, मैंने याद रखने को बोला था, अवेलेबल एनर्जी और फ्री एनर्जी, अवेलेबल एनर्जी और फ्री एनर्जी, ध्यान से सुनना, अवेलेबल एनर्जी और फ्री एनर्जी विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, और एक कंस्ट्रेंट इसमें एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बेसिकली इसका मतलब क्या है गिब्स एनर्जी का, अब थर्मोडायनामिक्स के सिनेरियो में भी बताया था गिब्स एनर्जी, लेकिन भूल गया होगा। गिब्स एनर्जी का मतलब है अवेलेबल या फ्री एनर्जी, जितनी एनर्जी अवेलेबल है उसके अंदर, पूरे रिएक्शन सिस्टम में एक एनर्जी अवेलेबल होती है। इसका फॉर्मूला अगर मैं बताऊं तुमको, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, राइट, वेयर डेल्टा H इज द enthalpy change which is occurring in the reaction system, delta S is the entropy change। ओके, तो अगर मैंने बताया था कि डेल्टा G अगर नेगेटिव आ रहा है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है ना, स्पॉन्टेनियस यानी कि रिएक्शन अपने आप होगा, उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। और डेल्टा G पॉजिटिव आया तो रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। ये तो कंस्ट्रेंट्स हमने देखे थे थर्मोडायनेमिक्स में। यहां पे गिब्स एनर्जी का सिग्निफिकेंस समझ में आता है कि रिएक्शन में कितनी एंथैल्पी है, ओके, और एंथैल्पी चेंज कितना हो रहा है, और उसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है एंट्रोपी चेंज, यानी कि एंट्रोपी यूनिवर्स से उसको कितना मिला या उसने कितना यूनिवर्स को दिया, क्योंकि टोटल एंट्रोपी यूनिवर्स की वो कांस्टेंट होनी चाहिए। ओके, इट शुड रिमेन कांस्टेंट और इट शुड रिमेन जीरो, ये कंसेप्ट है।
तो एंथैल्पी चेंज में से अगर एंट्रोपी चेंज हम लोग माइनस कर देंगे तो जो अवेलेबल एनर्जी बचेगी दैट विल बी द चेंज इन गिब्स एनर्जी। ओके, अब एंट्रोपी चेंज मतलब डेल्टा एस मतलब S2 माइनस S1। S2 मतलब अभी कितनी एंट्रोपी हुई है, एंट्रोपी यानी कि रैंडमनेस, है ना। एनर्जी मिलने के बाद जितने भी मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं, द रैंडमनेस, द कैपेसिटी टू मेजर, ओके, दैट्स एंट्रोपी बेसिकली। तो S2 में क्या था, S2 मतलब क्या, एनर्जी मिलने के बाद कितना रैंडमनेस बढ़ा, माइनस S1, पहले कितना था, तो ये डेल्टा एस हमारा, उसको टेम्परेचर से मल्टीप्लाई किया, वापस एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच, H2 पहला एंथैल्पी कितना था, वापस कितना बढ़ा, तो ये जो है, तो उसमें से ये वैल्यू जो है वो इंक्रीज होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, तब जाके डेल्टा जी माइनस होगा, यानी कि तब जाके रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली होगा, फ्लो आराम से, है ना। क्योंकि अगर ये वैल्यू बड़ी होगी एंथैल्पी चेंज, और एंट्रोपी चेंज कुछ हो ही नहीं रहा है, एंट्रोपी चेंज कुछ हो ही नहीं रहा है अपने आप, तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा ना, उस प्रोसेस को कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, एंट्रोपी देनी पड़ेगी, तब जाके वो होगा, राइट। सो बेसिकली गिब्स एनर्जी है, ये थर्मोडायनेमिक्स आप लोग छोड़ दो, जस्ट रिमेंबर दैट गिब्स एनर्जी इज द अवेलेबल और फ्री एनर्जी, यानी कि जितनी ज्यादा एनर्जी हम एक्सट्रैक्ट कर पाए सिस्टम में से, जितनी ज्यादा एनर्जी एट द एंड। रिवर्सिबल प्रोसेस आप लोग समझते हो, रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब क्या, उसका एक एक एनर्जी का एक एक कण हम लोग क्या कर रहे हैं, निकाल के ले रहे हैं, मतलब एक एक एक, एक पूरी तरह से उसको जितनी हो सके उससे एनर्जी निकलवा रहे हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेस हमने देखा था क्या हो रहा है, अब देखो रिवर्सिबल प्रोसेस में था पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, उस पे वेट्स रखे थे, एक दो छोटे 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 छोटे, एक वेट निकाला हमने, उसने ऊपर, वो ऊपर आया, वापस एक वेट उसको रखा, नीचे आया, तो हमारे हाथ में था उसको रिवर्स करना, ये करना। इरिवर्सिबल प्रोसेस में हमने क्या देखा था, उसी पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में एक बड़ा सा बल्क वेट है, डाल दिया, फट से नीचे उठाया, फट से ऊपर, अब वो उतना चेंज जो होगा वो इरिवर्सिबल होगा, नहीं कि वापस हमको उस सिस्टम की इक्विलिब्रियम में लाने के लिए उस तरह से इक्विलिब्रियम नहीं आएगा जिस तरह से रिवर्सिबल में इट इज इन अ हैंड्स, इट इज इन अ कंट्रोल, क्योंकि छोटे छोटे वेट्स हम लोग निकाल रहे, डाल रहे, निकाल रहे, डाल रहे। तो पिस्टन सिलेंडर का कांस्टेंट वॉल्यूम रखते हुए जितनी ज्यादा हम लोग एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर सके उसमें से, दैट्स द गिब्स एनर्जी टोटल। तो गिब्स एनर्जी मतलब अवेलेबल या फ्री एनर्जी। अब इलेक्ट्रिकल वर्क डन, ये भी रिलेटेड है गिब्स एनर्जी के साथ, कि सेल की गिब्स एनर्जी, तो दोनों को इक्वेट किया गया है, दैट इज डेल्टा जी, ओके, it is NF into E cell. Now for the cell to work efficiently properly, okay, इसको ऊपर लिख देता हूं थोड़ा सा, डेल्टा जी has been compared to what, NF into E। अगर कंफ्यूजिंग लग रहा है, अगर अभी भी कंफ्यूजिंग लग रहा है, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सी लेक्चर नंबर 80 to 84, तब जाके लेक्चर नंबर 85 देखो, वरना ये अगर कंफ्यूजिंग लग रहा है तो दिक्कत वाली बात है, ठीक है। क्योंकि पहले का लेक्चर जो है, पहले का आपको रिवीजन अच्छे से आना चाहिए, फिर ये समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आने वाला, ओके। बिकॉज आई एम ट्राइंग टू रीगेन ऑल द थिंग्स विच आई हैव टॉट, बट वक्त हमारे पास कम है, लेक्चर सीरीज हमको कंप्लीट करनी है, सो दैट्स यू कैन अगेन वॉच लेक्चर नंबर 80 to 84, ठीक है। उतना आप लोग देख लोगे ना, 4-5 लेक्चर यार 20-20 मिनट के, भाई कितना टाइम लगता है ना, तो उतना देख लो, कंफ्यूजन कम होगा अगर अभी हो रहा है तो डेल्टा जी इसको इक्वेट कर चुके हैं हम लोग NFE सेल को। अब अगर सेल को एफिशिएंटली प्रॉपरली वर्क करना है स्पॉन्टेनियसली, तो ये नेगेटिव होना चाहिए, दैट इज माइनस NF into E सेल, यानी कि साइन माइनस इसको है गिब्स एनर्जी को, कि डेल्टा जी change in Gibbs energy should be negative for the cell to work properly efficiently, so I give the negative sign here। तो इसमें से delta G is equal to NFE which is change in Gibbs energy, and it is basically, it equates to the electrical work done, okay, the Gibbs energy is equal to the electric work done। और अब इसका आगे का डेरिवेशन ऐसा है कुछ, डेल्टा जी थर्मोडायनेमिकली हमको पता है, उसका फॉर्मूला क्या है, जो कि थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर में हमने डिराइव किया था, दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल टू RT ln K। दिस इक्वेट्स डेल्टा जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन हमने निकाला था थर्मोडायनेमिक्स में, यू कैन रिफर टू थर्मोडायनेमिक सीरीज फॉर दिस डेरिवेशन टू बी अगेन रिवाइज, ठीक है। अगर रिवाइज करना है तो वापस आप लोग थर्मोडायनेमिक की सीरीज वापस देख सकते हो, उसमें से आपको रिवीजन मिल जाएगा इसका भी। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू RT ln K।
अब दोनों को बेसिकली कंपेयर करना है और उसमें से अपने को ई सेल का फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। तो बहुत आसान काम है, -NFe सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विच इक्वेट्स RT ln K, ठीक है। तो ई सेल ये बन जाएगा RT ln K अपॉन N इंटू F, राइट, ठीक है। तो आपके पास R की वैल्यू है 8.314। अगर आपने सारे वैल्यूज प्रेशर, टेम्परेचर, किलो जूल्स, किलो पास्कल, किलो मोल्स, ठीक है, इन सारी चीज़ों में रखें, टेम्परेचर जो भी हो T ln K, और नीचे अपने पास नंबर ऑफ मोल्स है, फैराडेज है 96500, ठीक है। और ln को वापस आप लोग लिख सकते हो लॉग में 8.314 इंटू 2.303। आपको कन्वर्जन पता है कि अगर ln को लॉग में कन्वर्ट करना है सो द मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज 2.303, ओके। ln इज नेचुरल लॉगरिथम विच इज log टू द बेस e एंड दिस log इज log टू द बेस 10, ओके। सो दैट्स द डिफरेंट, रिमेंबर e मतलब एक्सपोनेंशियल, जिसकी वैल्यू ये होती है ना। सो दैट वाज 2.303 इज द मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो अगर ln को कन्वर्ट करना है लॉग में तो 8.314 2.303 log टू द बेस 10 जैसा मैंने बोला, और यहाँ पे K और एक टेम्परेचर नीचे आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, और ए फैराडेज 96500, सो विच गिव्स यू द नंबर 0.05125 और 592। नीचे n है आपके पास, यहाँ पे log टू द बेस 10 और यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अगर 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यानी कि सारा चीज इक्विलिब्रियम पे हुआ है, ओके। सो द डेरिवेशन एंड्स हियर। और इसके बाद रेफरेंस इलेक्ट्रोड का जो कंसेप्ट है वो हम लोग देखेंगे। कंसेप्ट हार्ड है, हर लेक्चर में आपको थोड़ा थोड़ा मैं बताता रहूंगा। अगर कुछ भी डाउट्स आएंगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। चैप्टर इज हार्ड, थिंग्स आर हार्ड, बट यू हैव टू नॉट गिव अप, यू हैव टू कीप डूइंग इट, कीप ट्राइंग इट, ओके। डाउट्स है तो पूछो। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करते रहना और जुड़े रहना, ठीक है।